नमस्कार बच्चों प्यारे, कैसे हो आप? सब लोग ठीक होंगे ऐसी उम्मीद रखता हूँ। जैसा कि हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अध्ययन कर रहे थे, जिनके द्वारा लिखित कविता, सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखित कविता जिसका नाम है झांसी की रानी। इस कविता में आपको पता है कि मैंने आपको, जैसा कि हमने दूसरे वीडियो में देखा था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का देहावसान हो गया था। मैंने कहा था कि इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। गंगाधर राव का देहावसान हो जाता है और प्रसन्न हो जाते हैं लॉर्ड डलहौजी, और वो आ जाते हैं झांसी और झांसी पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। अगला तीसरा वीडियो है जिसमें हम देखते हैं, अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजा व नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। दासी रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय मतलब होता है विनय निवेदन। विकट फिरंगी, विकट मतलब जो कभी नहीं सुनता है, घमंडी है। फिरंगी अंग्रेज, माया लोभ से, लोभी उद्दंडी व्यक्ति, व्यापारी व्यापार करने वाला, दया माफ़ी, पैर पसारना कब्जा करना, पैर पसारे कब्जा करना, काया शरीर तन स्थिति, नवाब राजे महाराजे, ठुकराया धिक्कार करना हटा देना, दासी नौकर। चलिए, अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जैसे कि आपको पता है झांसी पर कब्जा हो चुका है इस समय किसका? लॉर्ड डलहौजी का। उसके समक्ष सभी लोग विनय निवेदन करते हैं, लेकिन वो विनय निवेदन को नहीं सुनता है। कौन नहीं सुनता है? डलहौजी। अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया। ये विकट फिरंगी है, ये जो घमंडी जो व्यक्ति है, ये अभी के समय में हम लोगों का, झांसी के वासियों का निवेदन नहीं सुनता है। एक समय था जब यह व्यापारी बनकर भारत आया था, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब ये लोग हाथ फैल फैला के बोल रहा था कि मालिक मुझे व्यापार करने दो, मैं व्यापारी के तौर पर आया हूँ और इसके बाद में मैं लौट जाऊँगा अपने देश। जब ये व्यापारी बनकर आया था तो दया की भीख मांग रहा था, व्यापारी के बनकर दया की भीख मांग रहा था। लेकिन अभी समय पलट परिवर्तित हो चुका है। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। डलहौजी ने अब चारों तरफ, झांसी के चारों तरफ और अन्यत्र स्थानों पर अपने पैर पसार लिए, मतलब अपना कब्जा कर लिया है। अब तो झांसी की भी और अन्यत्र जगह की स्थिति बदल चुकी है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब राजाए नवाबों और जमींदार जो भी उसके पास जाते हैं, उन सबको ये पैरों से ठुकरा देता है, धिक्कार दे देता है, हड़का देता है। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। रानी दासी बन चुकी थी। एक समय था जब वो क्या बनी थी? रानी थी, विवाह हुआ था। लेकिन अब क्या है? रानी दासी बनी। अब ये दासी बन गई थी और दासी बनने के कुछ दिनों बाद बनी यह दासी अब महारानी थी। अब यह दासी क्रोधित होकर महारानी बन गई थी और अपने उसने विकट रूप धारण कर लिया था। किसके प्रति? डलहौजी के प्रति, अंग्रेजों के प्रति। यह कहानी हमने बुंदेलो हरबोलो के मुँह से सुनी है। ये बताते हैं हमें कि झांसी की रानी मर्दों की तरह युद्ध के मैदान में लड़ी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात।
बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्रोध आ रहा था जैसे कि रानी को, वो वैभव रूप धारण करना चाहती थी, लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, उसी बीच में राजधानी दिल्ली, जो अंग्रेज़ों की राजधानी थी उस समय, भारत की राजधानी थी, उस दिल्ली को भी छीन लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। लखनऊ जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसको भी बातों ही बातों में कैद ले लिया गया था। पेशवा जो राजा है, राजा पेशवा बिठूर में कैद कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। नागपुर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। नागपुर जो बच्चों महाराष्ट्र में है, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। उसको भी बहुत चोटें आई थी, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ था। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इन सब जगह पर हमले हो रहे थे। इनकी क्या बिसात थी, बिसात मतलब क्या बात थी, सबकी हालत गंभीर थी। जबकि सिंध, आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, ब्रह्म पर अभी अभी वज्र निपात हुआ था। जैसे कि इन राज्यों पर भी, पंजाब पर भी और हरियाणा पर भी, जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने वज्र छोड़ दिया है। मतलब कि चारों ओर भाई अंग्रेजी सेना का भरपूर हमला हो रहा था और सब पूरे अखंड भारत में इन लोगों का आधिपत्य जमते जा रहा था। इनके आधिपत्य में बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल की और मद्रास की भी यही कहानी थी। जो कहानी झांसी की हो रही थी, जो कहानी सतारा की हो रही थी, जो कहानी इंदौर की हो रही थी, नागपुर की हो रही थी, संपूर्ण भारत की हो रही थी। यही कहानी हो रही थी किसकी? बंगाल और मद्रास की भी। ये कहानी हम सुनते हैं बुंदेलो हरबोलो के मुख से, जो एक प्रकार की जनजाति है जो बुंदेलखंड में निवासरत है। वो बताते हैं हमें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़े मर्द की तरह युद्ध के मैदान में अपना युद्ध लड़ी थी। आगे पढ़ते हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजी के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखार, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलों के हरबोलों के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए बच्चों, रानी रोई रनिवासों में, रानियों के रहने का स्थान को कहा जाता है रनिवास। बादशाह की जो पत्नी होती है उसको कहा जाता है बेगम। बेजार शब्द का होता है अर्थ परेशान। गहने कपड़े आप सब लोग जानते हैं, आभूषण को गहने कहा जाता है, वस्त्रों को कपड़े कहा जाता है। नीलाम छापना मतलब कि अखबार में जो ऐड आता है उसको कहा है नीलाम छापना। हेडिंग जो देखी जाती है कि जैसे कि आज धोनी ने शतक बनाया तो धोनी ने आज शतक जड़ा, तो वैसे ही अंग्रेजी के अखबार क्या छापते थे? नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखार। आगे क्या शब्दार्थ देखेंगे? यो पर्दे की इज्जत, पर्दे की इज्जत मतलब जो घर में रहनी चाहिए इज्जत, जो रानी के गहने कपड़े जो घर में रहने चाहिए वो अब नीलाम हो रही थी। किसके द्वारा? अंग्रेजी अखबारों के द्वारा। बिकानी बेचना, बोली लगाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। रानी रुदन कर रही थी, रो रही थी। रानी रनिवास में बैठकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रो रही थी। बेगम गम से थी बेजार, जो बादशाह थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के आधिपत्य में काम करने वाले, उनकी बेगमें भी गम से बेजार थी, परेशान थी। क्यों परेशान थी, क्यों रो रही थी? क्योंकि झांसी पर कब्जा भी हो गया था और उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कोई महिलाएं, इन सारे लोगों के गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार बिकने लगे थे। लूट मची थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। अंग्रेजी का आधिपत्य उस समय हो गया था, तो अंग्रेजी सरकार के ही समाचार पत्र छपेंगे। तो अंग्रेजी सरकार के समाचार पत्र सरेआम नीलाम छापते थे, एडवर्टाइजमेंट देते थे। क्या खा के एडवर्टाइजमेंट देते थे? नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखार। नागपुर के जेवर खरीद लो और लखनऊ का जो प्रसिद्ध है नौलखार वो खरीद लो, ऐसा कहकर अखबारों में छापा करते थे। यो पर्दे की इज्जत परदेसी की हाथ बिकानी थी। जो पर्दे की इज्जत थी, जो घर में रहनी चाहिए इज्जत, वो परदेसी की हाथ। परदेसी किसे कहा है? जो विदेश से आया है उसे कहा है परदेसी। अंग्रेजों को कहा है परदेसी। ये पर्दे की इज्जत थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या और महिलाएं, इन सारी महिलाओं की जो इज्जत है वो कपड़ा गहना ये सारा अंग्रेजी अखबार छापते थे। तो ये जो घर की इज्जत थी वो परदेसी विदेशी व्यक्ति आकर के अपने हाथों से बेच रहे थे। ये कहानी हम बुंदेलो हर बोलो के मुँह से सुनते हैं। ये बताते हैं हमें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह युद्ध लड़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना। कुटिया मतलब होता है झोपड़ी, विषम मतलब दुख, वेदना मतलब दुख। विषम मतलब जैसे कोई सीमा न हो, वेदना मतलब दुख। महलों, महल में। आहत बहुत चोट, अपमान धिक्कारना, उनकी बेइज्जती करना। पुरखों पूर्वजों, अभिमान गर्व। धुंधुपंत पेशवा नानाजी, जिसे प्यार से वो छबीली कह के पुकारते थे, उस छबीली ने रणचंडी युद्ध की देवी। आह्वान निवेदन यज्ञ आप सभी जानते हैं जिसमें आहुति डाली जाती है। ज्योति लौ, जगानी जागृत। ठीक है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटियों में सभी तरफ, झोपड़ियों में, गांव में, शहरों में, सब तरफ दुख ही दुख फैला हुआ था। महलों में आहत अपमान, महलों को भी कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ा था। यहाँ भी अपमान पर अपमान अंग्रेजी सेना के सैनिक करते जा रहे थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का, लेकिन कुछ वीर सैनिक थे, इनके मन में अपने पुरखों के प्रति बहुत अभिमान था, क्योंकि इनके पूर्वज बहुत बलशाली थे, वीर थे। तो वीर सैनिकों के मन में अपने पूर्वजों का बहुत अभिमान था, गर्व था, घमंड था। उसी बात को देखकर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाना, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जो बहन को लक्ष्मीबाई को छबीली कहकर पुकारते थे, नाना धुंधुपंत पेशवा सब युद्ध के लिए सामान जुटा रहे थे कि भाई अब तो युद्ध लड़ लिया जाए अंग्रेजी सरकार के प्रति और इनके प्रति बगावत कर दी जाए। ठीक है। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, छबीली ने युद्ध के क्षेत्र में युद्ध की देवी का रूप धारण कर लिया था और ये सभी पर तक खबर फैला दी थी कि अब तो युद्ध लड़ना ही है अंग्रेजों के प्रति और इनको भगाना ही है। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ प्रारंभ किया और जो सभी लोग सो गए थे, सुप्तावस्था में थे और वो सोए हुए लोग थे, उन लोगों को जगाने के लिए, उन लोगों को जागृत करने के लिए जो ज्योति सो गई थी
उस ज्योति को जगा रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये कहानी हम सुनते हैं, सबको पता है, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जैसा कि आपको पता है, अब युद्ध का बिगुल बज चुका था सभी लोगों के बीच में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सोई हुई ज्योति जगा रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, आग मतलब होता है ज्वाला, झोपड़ी मतलब कुटिया, सुलगाई मतलब आग लगाना, स्वतंत्रता मतलब होता है आज़ादी, चिंगारी लौ, अंतरतम मतलब होता है आंतरिक हृदय से, भीतर से, चेती मतलब होता है जागा, लपटे मतलब होता है लहर। चलिए, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने भी और झोपड़ी ने भी अंग्रेजों के प्रति, जो महलों में रह रहे लोग और झोपड़ी में रह रहे लोग, इन सारे लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न कर दिया था। ये सारे आज़ादी की लड़ाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। इन सभी को ऊपर इतना भयानक इनको पीड़ा दी जा रही थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो ये सारी स्वतंत्रता की चिंगारी जो थी झोपड़ियों में और महलों में, इनके आंतरिक हृदय से आई थी। इसी बीच में दिल्ली चेती, झांसी चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। दिल्ली भी जाग चुका था, झांसी भी पूर्णतः रूप से जाग चुका था, युद्ध के लिए तैयार हो चुका था, और लखनऊ भी धीरे धीरे अपने युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। किनके प्रति? अंग्रेजी सरकार के प्रति विशेष प्रकार से तैयार हो रहा था। मेरठ, कानपुर, पटना, ये सारे तरफ अंग्रेजों के प्रति विश्वसनीय रूप से बगावत हो चुकी थी। इसमें हम बात करें मध्य प्रदेश में जबलपुर, महाराष्ट्र का कोल्हापुर, इस तरफ के अलावा कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी कुछ हलचल उकसा गई थी और अंग्रेजों के प्रति बगावत कर दी गई थी। और ये कहानी हम सुनते हैं बुंदेलो हर बोलो के मुख से भी बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह मर्द बनकर युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ी थी। इस स्वतंत्रता महायुग में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तंतिया, चतिर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए भाई, इस स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, महायज्ञ, यज्ञ से बड़ा यज्ञ, महायज्ञ, वीरवर वीर सैनिक, गगन मतलब आसमान, जुर्म मतलब कोई गुनाह, कुर्बानी मतलब होता है शहादत। चलिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीरवर काम आए थे। किस स्वतंत्रता के महायज्ञ में? अंग्रेजों के प्रति युद्ध लड़ करके उनको, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ करके उनको बाहर भगाने के लिए कई वीरवर काम आए थे, जिसमें नाना साहेब, पेशवा, धुंधुपंत, तांतिया, चतुर अजमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, ये सारे सैनिक होंगे जिन्होंने युद्ध लड़ा था, स्वतंत्रता दिलाई है। तो इतिहास के गगन में, भारत के इतिहास के गगन में हमेशा इनके नाम सदैव अमर रहेंगे, हम इन्हें भूल नहीं पाएंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज हम ये सब स्वतंत्रता दिवस पर या तो कविता पढ़ रहे हैं, उस समय ही उनको याद करते हैं, हमेशा याद नहीं करते। इसलिए कहती है
सुभद्रा कुमारी चौहान, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज उनकी कुर्बानी का क्या, तब भी तो कुछ नहीं बदलाव आ रहा है। जुर्म कहला रही है, गुनाह कहला रही है। ये कहानी हम बुंदेलो हरबोलो के मुँह सुनते हैं। वो बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह युद्ध लड़ी थी। ठीक है बच्चों, अगले तीसरे वीडियो में, ये चौथे वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे हम। जब तक के लिए नमस्कार।